नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मेरी आत्मकथा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो लिखी गई है उसका अगला अंश लेकर, जिसका शीर्षक है घर की परिस्थिति। मेरे बचपन से मेरे भले की बात यह थी कि हमारे घर का माहौल साहित्य और ललित कलाओं से भरा हुआ था। मिलने आने वालों से भेंट करने के लिए एक अलग घर था। जब मैं बिल्कुल छोटा था तब उस घर के अंदर बरामदे के कठड़े से टिककर किस तरह खड़ा रहता था, ये मुझे अच्छी तरह याद है। यहाँ रोज़ शाम को उजाले दीप रखा जाता और सुंदर सुंदर गाड़ियाँ आकर खड़ी होती। मिलने आने वाले लोगों का बराबर आना जाना जारी रहता। भीतर क्या होता था ये मैं अच्छी तरह नहीं समझ पाता था, तो भी खिड़कियों के पास अंधेरे में खड़ा होकर मैं बराबर भीतर के हालात देखता रहता था। यद्यपि भीतर की जगह मुझसे कुछ ज़्यादा दूर न थी, लेकिन मेरे बचपन की दुनिया से इसका फासला बहुत ज़्यादा था। मुझसे बड़ा मेरा एक चचेरा भाई था, उसका नाम गजेंद्र था। पंडित तर्क रत्न का लिखा हुआ एक नाटक ये हाल ही में लाया था और उस नाटक को घर में जमाने का उसका काम चालू था। साहित्य और ललित कला के बारे में उसका उत्साह बेहद था। वह उन लोगों में सिरताज था जो दिखाई देने वाले पुनः जीवन को सब ओर से व्यवहार में आया हुआ देखना चाहते हैं। इसमें और इसके साथियों में पोशाक, साहित्य, संगीत, कला, नाटक संबंधी राष्ट्रीय भावना बड़े जोश के साथ पैदा हुई थी। इसने अलग अलग देशों के इतिहास पर बारीकी से मनन किया था और बंगाली ने इतिहास लिखने का काम शुरू भी कर दिया, लेकिन उससे पूरा न हो सका। विक्रमोर वंशीय नाम का संस्कृत नाटक का अनुवाद करके उसने छपवाया था। खास स्तोत्रों में से अनेक उसके बनाए हुए हैं। ये कहने में कोई नुकसान नहीं है कि वह स्वदेश प्रेम भरी कविता या गीत बनाने का उदाहरण हमने उसी से लिया। ये उन दिनों की बात है जबकि साल में एक दफ़ा मेला लगता और उसमें हिंदू भूमि का यश गाने में लज्जा हमको आती है। यह उसका बनाया पद गाया जाता था। मेरा ये चचेरा भाई भर जवानी में मरा। उस समय मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन जिसने उसे एक बार देखा होगा वह उसका लंबा, सुंदर और असरदार चेहरा कभी नहीं भूलेगा। समाज पर उसका खास असर था। लोगों पर मन अपनी ओर खींचने और उसे अपनी ओर बनाए रखने की कला उसे अच्छी तरह आ गई थी। जब तक उसकी मूर्ति किसी समूह में होती तब तक उसे हटना मुश्किल ही था। अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा जो अपने परिवार, गांव या शहर के केंद्र बन जाते हैं, ऐसे लोगों में वह भी एक था। जिन जिन देशों में सरकारी, व्यापारिक या सामाजिक की संस्थाएं बढ़ी हुई रहती हैं, उन देशों में जन्म मिलने पर ऐसे लोग राष्ट्र के नेता बिना बने नहीं रहते। बहुत से लोगों को इकट्ठा कर उनका असरदार और काम करने वाला संघ बनाने में खास प्रतिभा की ज़रूरत होती है। हमारे देश में इस तरह की प्रतिभा बेकार ही चली जाती है। आकाश से तारा तोड़कर उससे एक तुच्छ दिया सलाई का काम लेने के समान ही हमारे देश में ऐसे व्यक्तियों का करुणा भरा गलत प्रयोग होता है। गजेंद्र के छोटे भाई गुजेंद्र प्रसिद्ध चित्रकार की मुझे उससे भी ज़्यादा याद है। गजेंद्र के समान इसने भी हमारे घर में अपना खास स्थान बना रखा था। वह अपने मन से अपने प्रेमी, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार सभी का ध्यान रखता था। यही कारण था कि जो हमेशा उसके आसपास बिना बुलाए ही लोगों का जमघट लगा रहता था। चाहे वह कहीं पर भी क्यों न हो, उन लोगों में वह ऐसा मालूम होता था मानो खुद आदर ही साक्षात उतरा है। कल्पना और बुद्धिमानी इन दोनों गुणों का वह बड़ा आदर करता था, इसीलिए उसमें हमेशा जोश झलका करता था। त्यौहार हो या उत्सव, मजाकिया नाटक हो या दूसरा कुछ और, जहाँ कोई नई कल्पना निकली उसे जगह मिली। उसकी सहायता से वह कल्पना को बढ़ाकर सफल हुए बिना नहीं रहता था। इस हलचल में शामिल होकर कुछ करने लायक उम्र अभी हमारी नहीं थी, लेकिन इससे पैदा होने वाली नई जिंदगी और आनंद की लहरें हमारे तक आती और कुतूहल के दरवाजे को धक्का दिया करती थी। मुझे ऐसी याद है कि हमारे सबसे बड़े भाई के रचे हुए एक प्रहसन नाटक का रूप की तालीम मेरे चचेरे भाई के दीवान खाने में दी जाती थी। मैं अपने घर के बरामदे के कटरे के पास खड़ा रहता। वहाँ मुझे उस दीवान खाने में ज़ोर ज़ोर से हंसी और हंसी देने वाले गाने का सुर
सुनाई पड़ता था। साथ में अक्षय मजूमदार की लच्छेदार बातों की भनक भी हमारे कान पर बीच बीच में पड़ जाती थी। हम उन गानों को बराबर उस समय तो समझ नहीं सके, लेकिन पीछे से कभी न कभी उन गानों ढूंढ निकालने की उम्मीद हमें ज़रूर थी। मेरे मन में गुजेंद्र के लिए जो खास आदर पैदा करने वाली एक छोटी सी बात हुई, वह मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे उसके चाल चलन के बारे में एक बार इनाम मिलने के सिवाय कभी और कोई भी इनाम स्कूल में नहीं मिला। हम लोगों में सत्य पढ़ने में अच्छा था। एक इम्तहान में उसे अच्छे नंबर मिले और इस वास्ते उसे इनाम भी मिला। घर में पहुंचते ही बगीचे में गुजेंद्र था। उससे कहने के लिए मैं गाड़ी से कूदकर जोर से भागा और भागते भागते ये चिल्लाकर मैंने उससे कहा कि सत्य को इनाम मिला है। उसने हंसते हुए अपने पास खींचकर मुझसे कहा, क्या तुझे कोई इनाम नहीं मिला? मैंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं मिला, सत्य को मिला है। सत्य को मिली हुई विजय से मुझे जो आनंद हुआ, उसे देखकर उसका गला भर आया। उसने अपने दोस्त से उसी समय कहा कि इसके स्वभाव की ये कितनी अच्छी बात है। मुझे सुनकर एक ही अचरज हुआ, क्योंकि मैंने अपनी इस भावना की ओर इस निगाह से कभी नहीं देखा था। स्कूल में इनाम न मिलने पर भी घर पर जो मुझे इनाम मिला, उससे मुझे कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चों की देनगी देना बुरा नहीं है, लेकिन इनाम के रूप में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल छोटी उम्र में अपने गुणों की जानकारी होना कोई ख़ास फ़ायदे की बात नहीं होती। दोपहर का भोजन करने के बाद गुजेंद्र जमींदारी कचहरी में जा बैठता था। हमारे बुजुर्गों की कचहरी एक तरह का क्लब ही थी। यहाँ हंसना, खेलना, गप्पे मारना वगैरह सब कुछ हुआ करता था। गुजेंद्र को एक कोच घर पढ़ा जाता था। उस समय मौका देख मैं भी उसके पास धीमे से चला जाता। रोज़ाना वह मुझे हिंदुस्तान के इतिहास की बातें बताया करता था। क्लाइव का हिंदुस्तान में आना, उसका ब्रिटिश राज का ज़माना, फिर विलायत छोड़कर खुदकुशी करना आदि बातें सुनकर मुझे कितना अचरज हुआ था, इसकी मुझे अभी भी याद है। जिस दिन मैंने ये सब बातें सुनी, उस दिन मैं दिन भर इसी विचार में खोया रहा कि यह कैसे हो सकता है। एक ओर तो नए इतिहास को जन्म लेना है और दूसरी ओर मन के गहरे अंधेरे में दुख का भाव दबा हुआ है। एक ओर भीतर में हमें इस तरह की गहरी बदनामी और दूसरी ओर देश की ऊंची लहराती पताका। मेरे खीसे में क्या रखा हुआ, इस बारे में गजेंद्र को शक न होने पाए, इसलिए मैं जोश आते ही अपने हाथ की लिखी पोथी बाहर निकाल लेता था। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि गजेंद्र कठोर गर्व आलोचक नहीं था। असल में पूछा जाए तो उसके मन का उपयोग तो किसी विज्ञान सा फायदे वाला होता था। लेकिन मेरी कविता तो बिल्कुल ही लड़कपन की होती थी, इसलिए वह मन से आहा ही दोहराता था। एक दिन हिंद माता पर मैंने एक रचना की। उसकी एक लाइन के आखिर में रहने के लिए हाथी गाड़ी पाचक शब्द के सिवाय दूसरा उसी तरह का शब्द मुझे याद नहीं आया। वह शब्द उचित न था, तो भी यमक के खातिर उस शब्द को ही ले लिया गया। यमक अपने घोड़े को बराबर आगे रखना चाहते थे और अपने हक को जमा रहे थे, इसलिए यमक लाने के तर्क की कोई बात नहीं मानी गई और यमक का हार बराबर बना रहा। उन दिनों मेरे सबसे बड़े भाई अपनी स्वप्न प्रयाण नाम की किताब लिख रहे थे। ये उनकी किताबों में अच्छी किताब है। इसे वे दाहिनी ओर के बरामदे में गद्दी पर बैठकर और अपने सामने डेस्क रखकर लिखा करते थे। गुजेंद्र भी इस जगह रोजाना सुबह आकर बैठता था। हमेशा आनंद में रहने की उसकी अनोखी शक्ति बसंती हवा की लहरों सी कविता रूपी लता में नए अंकुर फूटने में उपयोगी पड़ती थी। मेरे बड़े भाई का अक्सर ये हमेशा का क्रम था कि वे पहले लिखते, फिर उसे ज़ोर ज़ोर से वाँचते और वाँचते वाँचते अपने ख्यालों के अनोखेपन पर खूब ज़ोर से हंसते, जिसके कारण सारा बरामदा गूंज उठता था। उनकी लिखने की ताकत इतनी उपजाऊ थी कि पहले तो वे बहुत कुछ ज़्यादा लिख डालते थे, फिर उसमें से छाँट कर किताब की असली प्रति में लिखते थे। बसंत में जिस तरह आम के पेड़ पर ज़्यादा आया हुआ बौर झड़कर ज़मीन पर गिर जाता है, उसी तरह उनके स्वप्न प्रयाण के छोड़े हुए हिस्से के पन्ने घर भर में बिखरे हुए थे। यदि किसी ने उन्हें इकट्ठा करा होता तो उसका हमारे बंगला साहित्य के लिए गहनों की तरह एक पुष्प कांड ही बन जाता। दरवाज़ों की दरारों में से या कोनों में से देख रेख कर हम इस काव्यमय मेजबानी का मज़ा लेते थे। इस मेजबानी में इतने ज़्यादा पकवान बनाए जाते थे
कि वे आखिर बचे ही रहते। मेरे बड़े भाई का उस समय सामर्थ्य की चोटी पर पहुंच गए थे। मेरे बड़े भाई उस समय सामर्थ्य की चोटी पर पहुंच गए थे। उनकी कलम से कवि के ख्यालों का जोरदार प्रवाह बहने लगा था। उसमें यमक और सुंदर भाषा की लहरों पर लहरें उठती थी। किनारों से टकराकर विजय गीत की आनंदमयी आवाज़ दसों दिशाओं में गुंजा देती थी। हमें क्या स्वप्न प्रयाण समझ में आता था, और ना समझे तो भी क्या, उसका रस लेने के लिए समझने की ज़रूरत भी क्या थी। सागर की गहराई में रखी हुई संपत्ति डुबकी मारने पर यदि हाथ भी लग जाती तो उसमें हमें क्या मिलता, जबकि किनारे पर टकराने वाली लहरों के आनंद में हम तर हो चुके थे और इसके आघात से हमारी नाड़ियों में जीवन रक्त खूब बह रहा था। उन दिनों का मैं जितना विचार करता हूँ उतना ही मुझे ज़्यादा भरोसा होता है कि अब आगे मजलिस नामक कोई चीज़ नहीं मिलने वाली। अपने समाज के बंधुओं से हिल मिलकर व्यवहार करने का जो हमारे बुजुर्गों में खास गुण था, उस गुण की आखिरी किरण मैंने अपने बचपन में देखी। उस समय अपने पड़ोसियों के प्रति प्यार भरी मन की भावना इतनी नज़दीक थी कि मजलिस एक ज़रूरी बात बन गई थी और इसकी अच्छाई को जितना ज़्यादा बढ़ाता उसको उतनी ही ज़्यादा चाह होती थी। समाज को ऐसे ही लोगों को की बहुत ज़रूरत रहती है। आजकल या तो किसी खास काम के कारण सामाजिक धर्म के नाते लोग एक दूसरे से मिलने को जाया करते थे। इकट्ठा होकर कुछ समय बिताने के उद्देश्य से कोई किसी के पास नहीं जाता, या तो आजकल के लोगों को समय ही नहीं रहता। पहले जैसा प्रेम ही नहीं रहा। उस समय ये हालत थी कि कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई गप्पे मार रहे हैं, हंसी उड़ रही है, गप्पों और हंसी की आवाज़ से कमरे गजगजा रहे हैं। इकट्ठे लोगों में अगुआ बनकर विनोदी कहानियाँ इस तरह से कहने का यत्न किया जा रहा है, कहीं मजाक किरकिरा ना हो। उस समय के इंसानों की यह ताकत आजकल नहीं रही है। आजकल लोग आते जाते हैं, लेकिन आज ये कमरे सूने और डरावने दिखलाई पड़ते हैं। उस समय दीवान खाने से लेकर रसोई घर तक की सब चीज़ें सब लोगों के काम में आ सकने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए ठाट बाट और दिखावे में कभी कोई बदलाव नहीं होता था। आजकल श्रीमती के उपकरण तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें प्रेम नहीं रहा, और इन साधनों में सभी तरह के लोगों में हिल मिल जाने की कला ही रह गई है। जिनके पास कपड़े नहीं हैं या जिनके मैले को चले हैं, वे बिना मजूरी किए सिर्फ अपने हंसते हुए चेहरे के बल पर श्रीमती के साधनों का उपयोग करने का हक आजकल नहीं रह गया है। हम इन दिनों अपनी इमारतों सजावटों में जितना ध्यान देने लगे हैं, उनमें भी समाज है और ऊंचे दर्जे की मेहमानबाजी है, लेकिन हमारे में कमी ये आ गई है कि हमारी ज़िंदगी का सुख सूना हो गया। आजकल भी कामकाज के समय से या राष्ट्र या समाज की बातों के विचार के लिए हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं। अपने देश के बांधवों से प्रेरित होकर उन्हें इकट्ठा करने के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया है। इस सामाजिक बुराई के बजाय मुझे कोई दूसरी बात बुरी नहीं मालूम होती, जिनके ठेठ मन से निकलने वाला हास्य हमारे घर की चिंता के बोझ को हल्का करता था। उस याद के साथ यही बात ध्यान में आती है कि वे इंसान किसी अलग दुनिया से आए होंगे। तो ये था आज का अंश। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार।